वैसा आप डिस्कशन को जरा मैं चेंज कर देता हूँ, आपने एक नई जहत खोल दी। मुझे नहीं पता आपने किस वक्त तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, लेकिन वैसा मुझे बताएं, आपने इमरान खान साहब को कभी फुल फ्लैज मुबारकबादें दी जिस तरह वो इस्टेब्लिशमेंट की झोली में गिरे आके? सर, जिस तरह वो आज इंकलाब का नारा बुलंद कर रहे हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, बड़ी अच्छी बात है, इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिकल रोल में नहीं आना चाहिए, लेकिन इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट का लॉ बनाकर, एजेंसियों को यूज करके अपनी माइनॉरिटी को मेजॉरिटी बनाकर पंजाब और फेडरल में गवर्नमेंट बनाई। मैंने तो वो, या पता नहीं किसी सहाफ़ी ने वो हलवा नहीं खाया जो इमरान खान को हलवा मिला है। उस पर आपने कभी सवाल किया? आप इतने अपराइट, और मैं तंजन नहीं कह रहा, आपने शायद तंज बोला हो, मैं आपको हकीकतन, आप अपराइट लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, जिस तरह दस्तूर आयन की तह देख इमरान खान ने किया है, बाजवा साहब की झोली में गिर के और उनकी मदद से हुकूमत चला के, बना के, लोगों को जोदोकोब करके, उसके मुतालिक आपने कभी सवाल उठाया? डज पीटीआई हैज अपॉलजी फॉर दैट? देखिए, मैं जी बताएं। देखिए, मैं आपको बताऊं, बात यह है कि जब पॉलिटिकल लीडर हेड ऑफ गवर्नमेंट बन जाता है ना, तो गवर्नमेंट मशीनरी बहुत पावरफुल होती है। और ये वो आप आर्मी चीफ कह लीजिए, वो दूसरे अदारे कह लीजिए, ये तमाम के तमाम उस स्टेट मशीनरी का हिस्सा हैं। और ये सारी स्टेट मशीनरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के डिस्पोजल पे होती है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो, सर, दुनिया में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो इक़्तिदार से उतरने के बाद कहे कि आर्मी चीफ सुपर किंग था, मेरे हाथ में था ही कुछ नहीं? जब ये इस्तेमाल से तजावुज़ करने लगे हैं तो झगड़ा हो गया। सर, झगड़ा इस बात पे नहीं हुआ। मैं एक और बात आपको बता दूं, अभी यहाँ मियाँ साहब सुनिए, मियाँ साहब भी अभी ये गुफ्तगू कर रहे थे। जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ को किसी ने उस वक्त, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बाहर जा चुके हुए थे और बेनज़ीर साहिबा भी यहाँ नहीं थी और कोई लीडरशिप जो है, बड़ा लीडर जो है पाकिस्तान में नहीं था, आई वॉज द ओनली पर्सन एज प्रेसिडेंट ऑफ द हाई कोर्ट बार मैंने कहा था कि इसको आर्टिकल 6 पे ट्रायल करो फर्स्ट टाइम। और मैंने मिसाल दी थी क्रॉमवेल की, कि इंग्लैंड में क्रॉमवेल की को जो सजाएं उन्होंने दी थी, सजाएं मौत, डेथ के बाद चाहे दी थी, और उसकी रिमेन्स जो थी वो पार्लियामेंट हाउस में लटका दी थी, और उसके बाद किसी को जरूरत नहीं हुई थी कि पाकिस्तान वो वहाँ के कानूनी ढांचे को बदल सके और वहाँ के पार्लियामेंटी निज़ाम को की तारीफ कर रहे ला हैं सके। उस सेठ वकार के फैसले के बाद उसने क्या कहा? पागल हो गया कि ये पागल हो गया, जज पागल हो तो गया। जिसकी आज आप तारीफ कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, उसको भी समझाएं। अवैध साहब जो है ना, एक और आइलैंड में रहते हैं। अवैध साहब कह रहे हैं कि इन्होंने शायद अभी भी ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ को, जितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके, अब मैं वो लफ्ज यूज नहीं करना चाह रहा, उसको क्या कहते हैं जब आप किसी के साथ मिलते हैं, वो उन्होंने किया, वो को याद नहीं आ रहा। मियां साहब, वाडा साहब, ये को याद नहीं आ रहा वैसे साहब को, जब इमरान खान साहब आर्मी चीफ को, जो कि आर्मी चीफ के मातहत होता है, पार्टनर कहा करता था, कहते थे, कैबिनेट मीटिंग में लेके आया करते थे। और एक मिनट, जी बल्कि कहते थे कैबिनेट वाडा साहब से राय ले लो, कैबिनेट में थे, गवर्नमेंट में थे। वाडा साहब, मुझे तो कामरान शाह साहब ये सारी बातें भी याद है, तो मुझे 1 पेज भी याद है, मुझे तो बहुत कुछ याद है अपनी पार्टी का, साबका पार्टी का। तो मैं तो डिनाइल नहीं किया, तब भी रिग्ड हुए थे इलेक्शन, कल भी रिग्ड होने, उससे पहले भी होते, आगे भी रिग्ड होने। लेकिन मुझे एक आखिरी चीज अपने भाई, अपने दोस्त, जिसको आज बहुत मेरे प्यारे दोस्त जावेद लतीफ साहब को बुरा लग गया कि शहबाज शरीफ को, सर मैंने गालियां नहीं दी, कौम ने गालियां दी हैं, अवाम ने गालियां दी। एक आखिरी चीज, ये झूठ है, शहबाज शरीफ वाली वीडियो झूठ है यार, 100% झूठ है। मेरे साथ ना इस तरह किया करो। चले, आपने तो देखिए उनको बोलने दें, शहबाज शरीफ साहब को क्या ताल्लुक है यार? नहीं, इस वीडियो का मैंने बताया, वाडा साहब बोले, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो 13 पार्टियां समेत पीटीआई बात की, मेरा ये बनता नाम है शेख रशीद बन रहा हूं, और अल्लाह ने मुझे फैसल वाउडा का नाम भी दिया है, घर भी दिया है, सब कुछ दिया है। जावेद लतीफ साहब को पता है, मुझे किसी का तर्जुमान बनने की जरूरत नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है, ना मुझे किसी के पीछे दस्तरखान पे हाथ बांध के खड़े होने की, दरबारी की तरह खड़े होने की जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज आखिरी याद दिला दूं, 164 का कन्फेशनल बयान जमहूरी लीडर्स इसहाक डार साहब देते हैं, मुल्क से फरार होते 5 साल, इश्तिहारी बनते हैं, मफरूर कराते हैं, एक रात वाडा भाई, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं 21 तारीख को, आपको चैन पड़ जाएगा, पूरी कौम खड़ी है उनके साथ। केसेस माफ कराते हैं। फैसल एक सेकंड, बहाल करते ये जो 164 का बयान आपका, एक सेकंड यार, इनको जरा चुप कराएं। सुन ले, वाडा भाई की बात सुनो जी, 164 बयान बोल के लफाजात हैं आपके। 100 को मैं, और यार बात तो सुनो ना,
164 का जो बयान आप कह रहे हैं ना, ये बयान जिस तरह उस्मान डार कल आया है या कोई और आएगा, ये अहमद अवैस साहब को भी सुनाएं, फिर इस तरह जो ये दलील दे रहे थे कि किस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, फिर उसी तरह उन्होंने भी दिया होगा। लो जी, फिर इस पे ऊपर एक वक्फा कर लिया जाए मेरा ख्याल से। और अहमद अवैस साहब को टाइम कम मिला क्योंकि इनकी आपस में झगड़ा शुरू हो गया। वाडा भाई, मैं कोशिश करूंगा वापस ना जाएं अभी प्रोग्राम से, मैं जल्दी से वापस आऊंगा। अवैस साहब भी हैं, वाडा साहब भी हैं, मियाँ साहब भी हैं। और हमने अपनी जीती जागती जिंदगी में अगर कोई एक इस्टेब्लिशमेंट का प्राइम मिनिस्टर देखा है जिसने इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के सिर्फ नहीं आया, इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के उसने मीडिया को भी डराया, धमकाया, इस हद तक कि मैंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को कहा कि सर ये आपकी पॉलिसी गलत है कि आपने इस पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, ये बातें फिर कभी बताऊंगा आपको। मैं हाजिर सर्विस आर्मी चीफ को बताया था, उनको बड़ा देर से समझ आई। अवैस साहब को पता नहीं कब समझ आएगी।